नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपके लिए पुनः एक वीडियो के साथ सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए सिविक्स हिंदी क्लास 9th की जो लेसन नंबर 4 है, नेक्स्ट वॉचिंग है, तो उससे संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संस्थाओं के कामकाज के बारे में। तो जो संस्थाएं होती हैं उनके कामकाज किस प्रकार से होते हैं, तो और जो शासकों का चुनाव कैसे होता है, क्या करना संभव है या नहीं है, इस पर हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। और महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाली जैसे 3 संस्थाएं होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर भी हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। और इसी वीडियो के माध्यम से इन तीनों जो संस्थाएं हैं इनके बारे में वारी से क्रमशः समझेंगे और पढ़ेंगे भी। तो हम लोग बने रहिए इस वीडियो में, पूरा वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। और ये तीनों जो संस्थाएं हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन पर भी हम लोग एक नज़र भूमिका डालेंगे इन पर। तो चलते हैं इस वीडियो के आगे इस वीडियो में देखते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। यानी कोई भी फैसला जब हम लोग करते हैं तो एक नीतिगत, यानी किसी के प्रति ये सही है या नहीं, इसका फैसला हम लोग किस आधार पे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक सरकारी आदेश होता है जो कि 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया और इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। यानी एक भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था 13 अगस्त 1990 को, तो इसे हम एक कार्यालय ज्ञापन के नाम से इसे हम जानते हैं और जाना गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी, क्योंकि जो ज्ञापन होते हैं उसमें एक संख्या होती है। उस संख्या से हम लोग ज्ञापन जो है बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो हम लोगों ने ज्ञापन के बारे में समझा कि ज्ञापन क्या है। ज्ञापन हुआ है जिसमें कोई एक नंबरिंग दी जाती है, उस नंबरिंग के आधार पर एक ज्ञापन दिया जाता है। जैसे कि कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक या प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यानी एक सरकारी जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनके जो मुख्य उनके सचिव वगैरह जो हैं, अगर जब तक वो सिग्नेचर नहीं करते हैं किसी आदेश पर तो वो एक ज्ञापन के रूप में नहीं माना जाता है। इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कि इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% जो रिक्तियां हैं वो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगे। अब तक जिन जात समूह को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, SEBC, इस नाम से SEBC यानी सोशल, जो सोशली, अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। इस प्रकार से जो पिछड़े वर्ग के लिए ये नीति धारण की गई थी, यानी नीति बनाई गई थी, वो 27% इसमें आरक्षण की बात है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों को ही मिल रहा था। अब SEBC या हम जिसे बोलते हैं OBC, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरी के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से एक अलग से इनका निर्धारण किया गया था।
तो प्रधानमंत्री की आगे हम लोग देखते हैं एक निर्णय करने वाले। तो इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किया, और जाहिर है कि अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा, इसमें कई लोग मिलकर के इस पर फैसला बना होगा। तो वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था, और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय किया होगा। सीधी सी बात है कि इस पर एक लोगों का हस्ताक्षर नहीं होगा, यानी एक लोगों का मत नहीं होगा। इसमें कई लोग और कई लोगों के जो मत हैं उन पर बिंदु इसमें शामिल हैं उन लोगों के। तो एक बार इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नज़र डालते हैं कि किस किस का क्या योगदान और प्रावधान रहा। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। अगर राष्ट्र के अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है? वो एक राष्ट्रपति होता है, और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। कौन? राष्ट्रपति। तो सबसे बिंदु हमें पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है, और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी वही करता है। कौन? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है, और इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और इससे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। यानी जो संसद होती है सबसे उसका प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति, और उसके बाद 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। यानी प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन होना जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है उनमें जो प्रधानमंत्री बनते हैं जनता के अनुसार तो बनते हैं, लेकिन उसमें जो शामिल होते हैं वो संसद के सांसद जो होते हैं वो शामिल होते हैं। और संसद और राष्ट्रपति, संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति और 2 कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इसे हम उच्च सभा और निम्न सदन या उच्च सदन भी इसे हम कह सकते हैं। निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि यह जो सरकारी आदेश है एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जात आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। यानी 1979 में जो पिछड़ी जात का आयोग गठित हुआ था तो उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था बीपी मंडल। इन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता, और आमतौर पर मंडल आयोग भी कहते थे। भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से अगर पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था, और इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी, और आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कितना 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसके सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई थी। किसके लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए। वर्षों तक कई पार्टियां सांसद इसी लागू करते रहे। फिर 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ, और जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा, और चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनेगी। और इसके नेता जो हैं बीपी छड़सय प्रधानमंत्री बने। यानी बीपी सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं भी हुई। कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं तो हम लोग देख लेते हैं। यानी जब 1989 में बीपी सिंह क्या बने? प्रधानमंत्री बने, और इसकी कई घटनाएं हुई। जैसे कि पहला
नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। नेक्स्ट बिंदु हमारा कहता है कि 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय भी लिया गया था। कब? 6 अगस्त 1990 में। उसके बाद नेक्स्ट दिन की बात करें तो अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया था कि कैबिनेट के फैसले को कामक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर यानी एक आदेश संख्या जो विज्ञापन संख्या वो ये रही और अगले कुछ महीने तक तो AI आदेश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। इस प्रकार से कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है और उनका मानना था कि उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरी में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसी में आगे देखते हैं हम लोग कि इन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं और इस आदेश के विरोधी कुछ और लोग और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए थे यानी अपील भी की थी। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता था। यानी एक बिंदु बना दिया जो कि नाम था इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलील सुनी यानी दोनों पक्षों की बातें सुनी और उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया और यह विवाद सुलझ गया। तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। किसकी? राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। जैसा कि आगे देखते हैं इसी में कि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने की विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है तभी ये संस्थाएं काम को अच्छी तरह करती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते कैसे देखा। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, इस प्रकार की संस्थाएं जो हैं वो नीतिगत फैसले करती हैं। जैसे नेक्स्ट आता हमारा बिंदु, मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। यानी मंत्रियों द्वारा किए गए जो फैसले को लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। अगर हम इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं, इनसे नेताओं के साथ बन सकते हैं।
तथा जो संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां, कुछ रूटीन काम होता है। इस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ते हैं संसद के बारे में। संसद क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले ही हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था या नहीं। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश कराते हैं। जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था और प्रधानमंत्री ने भी आगे पढ़ते हैं कि यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट में संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित जरूर हुई थी। आगे पढ़ लेते हैं। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और भरपूर नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मसलों एवं किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं और इसी में देखते हैं कि संसद के जो 2 सदन हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनकी क्या भूमिका है इसमें। अब हम सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब ये जितने भी पॉइंट हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हमें संसद की क्यों आवश्यकता है। तो हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा, यानी हर लोकतंत्र में क्या होता है कि निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि होते हैं कि उनकी सभा होती है, जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को हम संसद के नाम से जानते हैं और राज्य स्तर पर इसे हम क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। अगर हम यही राज्य की बात करें तो इसे विधानसभा कहेंगे और अगर हम केंद्र की बात, भारत में राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो उसे हम राष्ट्रीय सभा को क्या कहेंगे, संसद कहेंगे, या हम लोकसभा के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा होती है और यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। तो वो जो प्रयोग करते हैं अधिकार वो किस रूप में है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जैसे पॉइंट आता है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा जो अधिकार होता है वो संसद को होता है। किसे होता है? संसद को। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार होता है तो वो संसद को होता है। और कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। यानी जब इन सभा होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। और दुनिया भर की जो संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं, मौजूदा कानून को ख़त्म कर उसकी जगह नए कानून भी बना सकती हैं और इन सभाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी में कि दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। अगर हम जैसे बात करें भारत देश की तो उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। यानी संसद की पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। 3rd नंबर की बात करें कि सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है और अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च
किया जा सकता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए भी संसद ही सर्वोच्च संघ है। यानी संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। तो क्या है, संसद एक महत्वपूर्ण संस्था है या पॉइंट है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। पहला, जैसे लोकतंत्रों में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों में ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन के नाम से जानते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। और हमारे देश में संसद के जो 2 सदन हैं, दोनों सदनों में एक को हम राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेटस जिसे हम निम्न उच्च सदन, और दूसरे को लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है और भारत का राष्ट्रीय संसद का हिस्सा होता है। हालांकि वह दोनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी पर के बाद ही लागू होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद कर लेते हैं कि इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब क्या होंगे, अंतर क्या है। जैसे कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें भी अंतर मिलेगा। सदस्यों को कौन चुनता है, ये भी अंतर। और कार्यकाल कितना होता है, जैसे 5 साल। तो क्या सदन हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है, वह स्थायी है। तो हम इस प्रकार से इसे समझते हैं। आगे पढ़ लेते हैं कि लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली और हमारे संविधान में भाषण इस्तेमाल नहीं की गई। हमारे संविधान में राज्य के विशेष संबंध में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही आई है। देखते हैं कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन से किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य फैसले दोनों किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इसी तरह की बैठक में आगे पढ़ लेते हैं कि लोकसभा में एक ही दिन, जब 14वीं लोकसभा में कार्यालय में 7 दिसंबर 2004 को एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर चर्चा करें और गौर के सदन इसी सदन से जुड़े रहें। क्या हुआ था कि इस दिन कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन कार्रवाई का अभिनय कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि एक टाइम होता है कि 11 बजे विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिए लिखित जवाब दिए और इन प्रश्नों में जो शामिल थे वो इस प्रकार से था। जैसे पहला प्रश्न बनता है कि कश्मीर के आतंकवादी समूह से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है। नेक्स्ट प्रश्न बना था कि पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा क्या था, वो बताइए। नेक्स्ट था कि बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बाद सरकार क्या कर रही है। इस प्रकार से ये प्रश्न 11 बजे उठा। उसके बाद
12 बजे ढेर सारी सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए और इन दस्तावेजों में शामिल थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और विशाखापट्टनम की रिपोर्ट का लेखा जोखा। ये 12 बजे पॉइंट बने। उसके बाद 12:02 पर एक जो पॉइंट रखे गए वो इस प्रकार से थे कि विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया था और रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे और अनुदान की जरूरत है। इस प्रकार से जब नेक्स्ट बात बनी तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जब 12:14 पर एक रिपोर्ट की गई और उसमें प्रश्नों की बात की गई तो सबसे पहले एक मुद्दा बना और वो मुद्दा इस प्रकार से था कि तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का प्रतिशोधात्मक रवैया बना। उसके बाद संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की ज़रूरत, यानी भाषा को आधिकारिक रूप में शामिल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों की नवीनीकरण की आवश्यकता तथा नेक्स्ट देखते हैं कि 2:26 पर जो रिपोर्ट दर्ज की गई यानी रिपोर्ट जो पेश की गई 2 विधेयकों के विचार करके उन्हें पारित किया और ये विधेयक थे कि जो प्रतिभूत कानून संशोधन विधेयक और प्रतिभूत ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावेदन, इस प्रकार से 2 विधेयक पेश किए गए। उसके बाद 4 बजे रिपोर्ट की गई पेश तो सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति पर जारी रखने की ज़रूरत पर लंबी चर्चा हुई थी और 7:17 पर चर्चा समाप्त हुई और सदन अगले दिन एक के लिए स्थगित हुआ। इस प्रकार से ये हमारे मेन पॉइंट थे। अब हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। तो राजनीतिक जो कार्यपालिका है कि जनता द्वारा दिए गए सबसे बड़े जो अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को हम कार्य रूप देने के कारण इन्हें हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतंत्र देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। जो लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं और ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोज़मर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकतर क्यों होता है। इस प्रकार से इसमें कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। तो आगे हम लोग इसी में आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। अगर राजनीतिक संस्था जो महत्वपूर्ण है वो प्रधानमंत्री है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता और लेकिन
राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। यानी बात करते हैं कि अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिससे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। ठीक है, इस प्रकार से। या जब वह पार्टी या गठबंधन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, वैसे वह 5 साल होता है लेकिन वैसे नियमावली में तय नहीं हुआ है, तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। यानी सदस्य तो बन सकता है लेकिन वो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होती है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की बात। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप वीडियो में बने रहिए, स्किप ना करें, महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। तो हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री जो है अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो गठबंधन या सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं और इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। कितने? मतलब जब बैठक होती है इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष जो होता है उस समूह में लगभग 25 मंत्री होते हैं, 25। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री हो गए। अब होते हैं कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये कौन होते हैं? जो छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं? वे अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना या व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। अगर हम बात करें कि मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। इस प्रकार से भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले को खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं और ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं और टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री के अधिकारों की बात करते हैं। तो संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं वो इस प्रकार से। लेकिन सरकार के प्रमुख
के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है और विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है और सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभाव वाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली है। यानी जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल भी उसमें एक इस्तीफा देता है और इस तरह से अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के जो अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा और राजनीति में राजनीतिक दलों तथा पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टियों के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। इस प्रकार से मीडिया जो है राजनीति और चुनाव की पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इसमें रुझान अपना योगदान करती है और भारत में भी अपनी प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकतर सीमित करने की प्रवृत्ति देखती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। उसके बाद इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति को व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। तो भारत के प्रथम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हाल के वर्षों में ही भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार को कुछ हद तक सीमित हुए और गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है और इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी हुई होती। गठबंधन में सभी यानी एक बात और आपको पॉइंट निश्चित है कि ये कभी कभी हिंदी में पूछ दिया जाता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये जो शब्द हैं वो किस प्रकार के हैं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो ये मैं आपको बता दूं ये एक पुल्लिंग वर्ड है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा प्रधानमंत्री के बारे में और एक एक बिंदुओं को अच्छे से समझा और अब हम लोग राष्ट्रपति के अधिकार या राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रपति एक भारत यानी किसी देश का एक सर्वोच्च प्रधान होता है जो एक और जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य दोनों मिलकर के ही राष्ट्रपति के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी दोनों सदनों के सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री कर सकता है।
इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है, लेकिन राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यह बात लागू होती कि अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं, तो सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों के राजदूतों आदि को नियुक्त करते हैं। यानी जो राष्ट्रपति हैं वो न्यायालय के न्यायाधीशों तथा राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों के राजदूतों की भी नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। और सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का भारत के जो रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी भारत के रक्षा बलों का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमें इस बात का याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। यानी जो ये अधिकार हैं वो राष्ट्र के मंत्रिपरिषद जो होते हैं उनकी सलाह पर ही काम करते हैं। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यानी जो कानून बनता है वो इसी प्रकार से संसद द्वारा पारित तो होता है कोई विधेयक, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वह कानून बनता है और जनता के प्रति लागू होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक भी सकता है और वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उस संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक को पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक सोचनीय बात है। तो इसका अर्थ ये है कि एक जो स्वविवेक से करनी चाहिए वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी स्वविवेक से करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। यानी अगर बात की जाए कि जो राष्ट्रपति अपने केवल एक विवेक से कर सकता है तो वो केवल एक प्रधानमंत्री की ही नियुक्ति कर सकता है बस, और कोई भी अपने विवेक से नहीं कर सकते। जब किसी पार्टी या गठबंधन लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है, वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति और नवनियुक्त प्रधानमंत्री से तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति प्रणाली की बात। तो दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। यानी अलग अलग राज्य होते हैं तो कहीं पर जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो ही है वो राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। और जहाँ प्रधानमंत्री होता है वहाँ पर प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का एक उदाहरण है, जो कि एक वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं और सरकार का मुखिया भी है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, यानी अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है और विधायिका करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोका जा सकता है। वीटो एक पावर है, उसके अनुसार रोका जा सकता है। यानी फिर से समझते हैं कि वह अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है, लेकिन कानून बनाने का काम भी अभी विधायिका ही करती है।
पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। क्योंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए उसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। सरकार की यानी इस स्वरूप में राष्ट्रपति की जो भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे हम राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। लेकिन अगर ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। यानी भारत देश की अगर प्रणाली को कहा जाए तो वो शासन की संसदीय प्रणाली कही जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं कि इस बार भी आप इस वीडियो में बने रहें। आपको इससे महत्वपूर्ण सभी जितने भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी वीडियो से मिलेंगे। जैसे कि अगर राष्ट्रपति से मिलता है, प्रधानमंत्री से कोई क्वेश्चन मिलता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुना है कि इसे हर किसी स्वीकार कर लिया है। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता है, यानी अगर न्यायपालिका ना होती तो क्या होता। तो देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। न्यायपालिका के जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। सर्वोच्च न्यायालय तो होता है पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसी को कि उसे अधिकार होता है मगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता है। आगे देखते हैं भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता है लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसे फैसले को नहीं मानते। यानी भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता है लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। एक अगर फैक्ट देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों को उनके राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है, लेकिन यह एक काल्पनिक विज्ञापन है जहां वह सन 2005 में एक कार्टून के रूप में छापा था। आगे देखते हैं हम लोग कि भारतीय इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस काल्पनिक विज्ञापन में जो लिखा हुआ है इसमें वो क्या लिखा है कि आवश्यकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कोई पूर्व अनुभव जरूरी नहीं, कुछ टाइपिंग आना आवश्यक है। यह बिना हिचकिचाए ऐसी बात कह सकें कि मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूं उनमें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आवेदन न करे। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, यानी भारतीय न्यायपालिका में किस प्रकार के विभाग हैं हम लोग देख लेते हैं कि पूरे देश के लिए जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। अगर राज्यों की बात करें तो उच्च न्यायालय, अगर जिला की बात करें तो जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर की बात करें तो न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है और इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है और देश के सभी अदालतों को उसको फैसला मानना होता है। इनमें से किसी भी विवाद की कोई सुनवाई कर सकता है। आगे देखते हैं इसमें कि इनमें किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, जैसे देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुनवाई कर सकता है। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के लिए खिलाफ सुनवाई कर सकता है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर अब इस सब व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के लिए नए न्यायाधीशों की चुनते हैं, यानी चुने जाते हैं, और इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। आगे देखते हैं कि इसमें जो देखिए ये पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। यानी जब उनके न्यायाधीशों को हटाना होता है तो राष्ट्रपति नियुक्ति तो दे देते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। हटाने का जो कार्य होता है वो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से ही, यानी अविश्वास जो प्रस्ताव होता है उसके द्वारा पारित करके हटाया जा सकता है। और भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। अगर भारत की न्यायपालिका की बात करें तो दुनिया की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिका है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वो केंद्र और राज्य के स्तर पर कानून या कार्रवाई का अमान घोषित कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक स्वतंत्र हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं और इस न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि संसद जो है वो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। यानी भारतीय न्यायपालिका के जो अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की एक क्षमता प्रदान करते हैं। और हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में अगर हम देखें कि नागरिकों के संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन में इस मामले पर इंसाफ पाने वाले अदालतों में जाने का अधिकार है। अगर यानी उन अधिकारों का अगर उल्लंघन मिले तो वो इंसाफ के लिए अदालतों में जा सकते हैं। इस प्रकार से सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है और इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं और वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। अब अगर पॉइंट देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो वो राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों को पद से हटाना का इसका काम है, दोनों सदनों का है, 2/3। यानी इसमें जब दोनों सदनों के 2/3 बहुमत अविश्वास प्रस्ताव करेंगे और न्यायपालिका के अधिकार अगर कुछ छीड़ होते हैं तो वो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस JS खेयर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए
यानी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस जे.एस. खैर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ, यानी राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं मुख्य, वो शपथ ग्रहण कराते हैं। अब हम कुछ पॉइंटों पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे बात करते हैं गठबंधन सरकार, तो गठबंधन सरकार क्या है? विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों को हम गठबंधन से बनी सरकार कहते हैं। कार्यपालिका क्या है? कि व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर नीति बनाने, फैसले और लागू करने का अधिकार होता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। सरकार क्या होती है? कि जो संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थाएं जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लागू और संस्थानों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है, उसे हम सरकार कहते हैं। अब हम न्यायपालिका की बात कर लें। वो कार्यपालिका थी, ये न्यायपालिका। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश के सभी अदालतों के एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार से ये न्यायपालिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग, जैसे विधायिका। विधायिका किसे कहते हैं? तो जो विधायिका है वो जनप्रतिनिधियों को, जो सभा होती है उनकी, जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को हर कर जो बढ़ाने तथा बजट बनाने या दूसरे वित्त विधायकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। बात करते हैं कार्यपालिका कार्यालय जो ज्ञापन होता है वो किस प्रकार से? सक्षम अधिकारी जो होता है उसे जारी, जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। आरक्षण क्या है? भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें जो होती हैं वो आरक्षित करने की नीति होती है, उन्हें हम आरक्षण कहते हैं। राज्य क्या है? राज्य निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में अगर हम देखें तो देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी रूप में किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर, राज्य शब्द का जो एक अर्थ अन्य प्रयोग है जो किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं। हमने इस लेसन से आज महत्वपूर्ण इस वीडियो में देखे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे और इससे बनने वाले प्रश्नों की श्रृंखला इसी वीडियो से मिलेगी। महत्वपूर्ण लेसन था तो आप वीडियो को अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखें। अब इसमें जैसे एक प्रश्न बनता है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला कर सकते हैं? अपनी संसद अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री उसके पद को हटा सकते हैं, या दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक और पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। मंत्रिपरिषद अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में चुन सकते हैं? जब कोई एक निश्चित जो पार्टी है पूर्ण बहुमत ना मिला हो, या संगठन के पर भी कोई एक निश्चित ना मिल रहा हो, उसे उस रूप से हम चुन सकते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो कार्यपालिका का जो हिस्सा होता है वो कौन होता है? जैसे जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्रालय, तो ये गृह जो मंत्रालय का सचिव होता है ये हमारा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, अब जैसे एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो वो कौन कर सकते हैं?
संसद कर सकती है, और वो भी राष्ट्रपति के मंजूर के आधार पर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।